दोस्तों, आज हम जिस मैनहवा को एक्सप्लेन करने जा रहे वो है सुपर अमेजिंग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि एक बार आपने इसे देखना स्टार्ट किया तो नेक्स्ट पार्ट जरूर मांगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आखिरी लड़ाई है इंसानों के सबसे बड़े हीरोज और उनके राक्षसी दुश्मन के बीच। लेकिन इस बार हम किसी फेमस ओवर पावर्ड हीरो को फॉलो नहीं कर रहे। इस बार हमारा हीरो बस एक आम सैनिक है जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। जैसे कि उसकी किस्मत में नीचे रहना लिखा है, एक तेज लेजर सीधा उसके सीने से आर पार हो जाती है। एक ऐसा वार जिसे वो रोक भी नहीं पाया और बस सह लिया, और यहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। आखिरी पल में वो अपने साथियों की तरफ देखता है जो चारों ओर मरे पड़े हैं। जहां तक बात है उन सबसे बड़े हीरोज की, तो वो एक बहुत ही भारी लड़ाई में लगे हैं इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन लिक्विडेटर से। उन हीरोज में 4 बहादुर वॉरियर्स हैं, हर एक में खासियत और चमकते पावर्स हैं। और फिर हैं हमारे जैसे लोग, फुट सोल्जर्स, जिनका काम बस बलि चढ़ना है। ये लोग वैसे ही होते हैं जैसे गेम के एनपीसीज, कोने में खड़े रहते हैं और कुछ बोलते नहीं। इनका काम बस मरना होता है। वो खुद को बेकार महसूस करता है, सोचता है कि उसने इस लड़ाई में कुछ भी योगदान नहीं दिया। काश उसे कोई टैलेंट मिला होता। लेकिन जितने भी पावरफुल हीरोज थे वो भी कुछ नहीं कर पाए। लिक्विडेटर उन्हें ऐसे काटता है जैसे खीरे काटे जाते हैं। सच में एक ही वार में उसने सबको खत्म कर दिया। पता चलता है कि वो राक्षस तो बस मजे ले रहा था। इंसानियत की हार तो तय हो चुकी थी, या कम से कम ग्रे ली को यही लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसका दिल तो पहले ही टुकड़ों में बंट चुका है, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं है। अगली पल वो खुद को खंडहरों के बीच खड़ा पाता है। उसके सामने एक अजीब ऑलमाइटी प्राणी खड़ा है जो बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए खड़ा है। वो रहस्यमय शख्स कहता है कि ग्रे का शरीर अब हील हो चुका है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने खुद को ठीक किया है उन पावर से जो उसके अंदर पहले से छुपी थीं। वो प्राणी यह भी कहता है कि ग्रे लिक्विडेटर से भी ज्यादा ताकतवर है, वही दैत्य जिसने सारे हीरोज को जानवरों की तरह मारा। लेकिन उसे शक है कि ग्रे वो पावर संभाल भी पाएगा या नहीं, इसलिए वो उसे अपनी थोड़ी पावर देता है ताकि वो लिक्विडेटर से लड़ सके। वापस असली दुनिया में ग्रे की तलवार अचानक एक रहस्यमयी एनर्जी से घिर जाती है जो उस ऑलमाइटी बीइंग ने दी है। वो बिना समय गंवाए उस एनर्जी को आंजमाता है कि ये सच्ची है या सिर्फ दिखावा। और सच में उस पावर में जोरदार ताकत होती है, इतनी कि लिक्विडेटर भी ग्रे की ताकत की तारीफ करता है। लेकिन यह भी काफी नहीं है। जैसे ही ग्रे फिर से वार करता है, उसे 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। खून उसके आधे शरीर से निकलता है। लिक्विडेटर फिर भी उसकी तारीफ करता है, कहता है कि वो पहला इंसान है जिसने उसे अपनी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर किया। लेकिन लिक्विडेटर को और भी झटका लगने वाला है। ग्रे अभी खत्म नहीं हुआ। वो काली एनर्जी उसे जिंदा रखे हुए है। उसका नीचे का शरीर, जो अभी एक पल पहले गायब था, अब दोबारा बन चुका है, पूरी तरह से डार्क एनर्जी से। भाई अब फुल ब्लैक क्लोवर मोड में है, अपनी विशाल तलवार के साथ। यह देखने लायक दृश्य है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई लिक्विडेटर को डराने पर मजबूर कर देगा। दुश्मन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो अपने चारों तरफ एक हनीकॉम्ब शील्ड खड़ा कर लेता है। ग्रे अब इंसान जैसा दिखता भी नहीं। वो अपनी भारी तलवार के साथ जोर से नीचे गिरता है और उसका इम्पैक्ट हवा में झटके की लहरें भेजता है। शील्ड चकनाचूर हो जाता है और मिस्टर कॉकी सीधा उस वार को झेलता है। अब वो सोच रहा है कि क्या ये जो लड़ रहा है वो इंसान भी है या नहीं। उसे शक होता है कि ग्रे अभी भी जिंदा है या नहीं। वहीं ग्रे खुद से यही सवाल पूछ रहा है। लेकिन अभी सबसे जरूरी है ये लड़ाई। और हां, ये राक्षस बहुत टफ है, लेकिन ग्रे ने ठान लिया है कि वो इसे पूरी तरह खत्म करके ही मानेगा। वो एक और जोरदार वार करता है और वो अजीब, अब सोने जैसे रंग का खून बहाने लगता है। जवाब में वो राक्षस एक एडवांस्ड जुत्सु करता है और सेलेस्टियल विंग्स उगा लेता है। लगता है वो टाइम को मैनिपुलेट कर रहा है। दिन रात में बदल जाता है और चांद भगवान की तरह चमकने लगता है। ये इंप्रेसिव है और ग्रे भी मानता है, लेकिन इतना नहीं कि उसका कॉन्फिडेंस हिल जाए। वो फुल फोर्स से लिक्विडेटर की गर्दन पर वार करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली तलवार आर पार नहीं जाती। उसके चारों ओर फिर कोई अजीब शील्ड होता है।
फिर वो कुछ ऐसी बात करता है जो ग्रे को समझ ही नहीं आती। कहता है इस प्लेन ऑफ ट्रू डस्क में कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, या कम से कम वो ऐसा कहता है। फिर वो ग्रे को कहता है कि ऊपर आकाश की ओर देखो और समझो कि मैं कितना गहरा और औंधे हूं। ग्रे क्यूरियोसिटी में ऊपर देखता है और एक चमकता हुआ सितारे जैसा ऑब्जेक्ट देखता है जो बहुत तेज रोशनी से जल रहा है। फिर बूम, वो चीज मीटियर्स की तरह नीचे गिरती है और ग्रे को पूरी तरह से मिटा देती है। लिक्विडेटर जीतकर खड़ा होता है, नीचे क्रेटर की ओर देखता हुआ। लेकिन शुक्र है वही रहस्यमय एंटिटी फिर से आता है, समय को रीवाइंड करता है और ग्रे को पास्ट में वापस भेज देता है, एक ही मिशन के साथ, दुनिया को बचाना। वैसे उस रहस्यमय आदमी का नाम क्रोनोस है। लगता है कि उसका और लिक्विडेटर का कोई पुराना रिश्ता है, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि कैसा। खैर, अब वापस चलते हैं हमारे हीरो की ओर, जो अपनी आंखें खोलता है एक शांत हरे इलाके में, ठीक अपने रिग्रेशन के बाद। चारों तरफ शांति है और सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है। पता चलता है कि वो अपने होम टाउन रेनाडो विलेज में है। सिर्फ होम टाउन नहीं, बल्कि उस गांव का पास्ट वर्जन। वो करीब 15 साल पीछे चला गया है। लगता है क्रोनोस ने अपना वादा निभाया। ग्रे को एक तेज दर्द अपने हाथ में महसूस होता है। जब वो देखता है तो उसके हाथ में चोट के निशान और बैंडेजेस लिपटे होते हैं। अब जब वो सोचता है तो ये वही समय था जब वो बेल्डर और उसके गैंग के लिए एक पंचिंग बैग था। लेकिन इस नए जीवन के साथ अगर वो फिर से पिटा तो बहुत शेमफुल होगा। लेकिन वो ये भी जानता है कि वो उन लोगों से सीधे नहीं लड़ सकता। ब्रो, उनके मुकाबले बहुत ऊपर है। सोचने पर तो लिक्विडेटर को हराना भी एक सपना लगता है। अब उसे समझना होगा कि इन बुलीज से कैसे निपटना है, वरना फिर से वही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। लगता है किस्मत फिर से ग्रे के साथ मजाक कर रही है, क्योंकि उसे वही भोन बाइस मिल जाता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। हाँ, वही बेल्डर और उसके चमचे। क्योंकि वो लोग बोर्ड थे, वो ग्रे को ढूंढ रहे थे ताकि अपना पुराना बुलिंग वाला मजा फिर से ले सकें। वो एक तलवार उसके पैरों के पास फेंकते हैं और उसे उठाने को कहते हैं। ग्रे उस तलवार को देखता है, कंफ्यूज्ड होता है। उसे अब भी समझ नहीं आता कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। आखिर 15 साल हो चुके हैं और उसकी यादें भी थोड़ी धुंधली हैं। बेल्डर को लगता है कि ग्रे जानबूझकर अनजान बन रहा है, इसलिए वो उसे याद दिलाता है उनके मॉक बैटल्स के बारे में। ये सुनकर ग्रे अपना चोट वाला हाथ दिखाकर उन्हें टालने की कोशिश करता है। कहता है कि वो चाहता तो है, लेकिन हाथ की चोट अभी भरी नहीं है। लेकिन लगता है कि वो लोग नहीं मानेंगे जब तक वो तलवार उठाकर उनसे लड़े नहीं। वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि तलवारें ब्लंट हैं, इसलिए चोट लगने की कोई बात नहीं है। लेकिन ग्रे को लगता है कि चोट तो फिर भी लग सकती है। आखिर लोहे का टुकड़ा तो है। एक हल्का सा वार गलत जगह पर लग गया तो सीधा स्वर्ग का टिकट कट सकता है। और ये बात तो सच्ची है। एक हल्का वार अगर बॉल्स पर लग जाए तो आदमी सीधा जमीन पर लौटने लगता है। लेकिन इन लोगों को ग्रे की बात समझ नहीं आती। बेल्डर अपनी स्टैंस ले लेता है, अटैक करने को तैयार। उसे ग्रे का नो सुनना पसंद नहीं। वो उसे मारने के लिए बैल की तरह दौड़ता है। ग्रे को तलवार उठाने का समय दिया गया था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है और बेल्डर उस पर चार्ज कर चुका है। ग्रे को यह सब मजाक लग रहा है कि कोई इसे मॉक बैटल कहे, जबकि वो आदमी ऐसे दौड़ रहा है जैसे उसकी मां से लड़ने निकला हो। तभी ग्रे को एक पुरानी बात याद आती है। एक मिलिट्री डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी तलवारबाजी कभी इसलिए नहीं सुधरी क्योंकि बचपन में उसे एक चोट लगी थी। अब जब वो सोचता है तो शायद यही वो इंजरी थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी और उसे कमजोर बना दिया। बेल्डर उस पर वार करता है, लेकिन ग्रे बड़ी फुर्ती से बच जाता है। ग्रे खुद हैरान है कि वो इतनी आसानी से कैसे बच गया। बेल्डर का चेहरा चिढ़ जाता है ग्रे की एजिलिटी देखकर। वो फिर से वार करता है, लेकिन ग्रे फिर डॉज करता है। एक तेज वार उसके पैरों की ओर भी आता है, लेकिन ग्रे उसे भी अवॉइड कर लेता है। बेल्डर पूरी कोशिश कर रहा है ग्रे को मारने की, लेकिन ग्रे ऐसा डॉज कर रहा है जैसे कोकेन पर निंजा हो। पहले ग्रे को लगा था कि बेल्डर स्लो हो गया है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि बेल्डर तो पहले जैसा ही है, वो खुद फास्ट हो गया है। भाई लिटरली हर वार को डॉज कर रहा है जैसे उसको रेंट देना है। बेल्डर के चमचे भी अब इग्नोर नहीं कर पा रहे।
उन्हें भी लग रहा है कि ग्रे कोई और ही बन गया है। उसके पास अब पहले जैसा शरीर नहीं है, लेकिन उसके पास वो सारी यादें हैं जो उसने हर लड़ाई में सीखी थीं। वो एक्सपीरियंस उसके दिमाग में मैप की तरह छपा है और अब उसका शरीर अपने आप मूव कर रहा है। उसे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही। फिर ग्रे तलवार उठाता है और इस मॉक बैटल को आगे बढ़ाता है, जो अब मॉक कम और रियल ज्यादा लग रहा है। बेल्डर अपने ईगो में डूबा हुआ है। ग्रे को अपने ब्लंट ब्लेड के नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रे अब थक गया है। वो पहली बार अपनी तलवार घुमाता है। उसका वार इतना जोरदार होता है कि बेल्डर के हाथ में दर्द हो जाता है। इससे साफ पता चलता है कि बेल्डर कितना बेकार है। ग्रे अगर ईमानदार हो तो उसे खुद शर्म आ रही है कि वो ऐसे लूजर से लड़ रहा है, लेकिन उसे यह भी लगता है कि बेल्डर एक भी आउंस की दया के लायक नहीं है। वही है जिसने उसे बुलीड किया, उसका फ्यूचर छीना और इतना दुख दिया। तो अब ग्रे उसे उसी की दवा छकाएगा। अगले वार में ग्रे बेल्डर की तलवार को इतनी आसानी से गिरा देता है जैसे कुछ भी नहीं। बेल्डर ह्यूमिलिएशन महसूस करता है और ग्रे को अब लगता है कि यह लड़का उससे भी ज्यादा बेकार है। ग्रे उसे ताना मारता है और उसके सोर्ड स्किल्स पर हंसता है। एक ही वार में बेल्डर की तलवार उड़ जाती है, लेकिन फिर भी निहत्था होना कोई बड़ी बात नहीं है। बेल्डर ने ही तो कहा था कि ये तलवारें सेफ हैं। ग्रे अब बिल्कुल पागल हो गया है। वो तलवार इतनी तेजी से चला रहा है कि वो सच में बेल्डर की स्किन को काट देती है और खून बहने लगता है। बेल्डर के घुटने जवाब दे देते हैं। ग्रे को लगता था कि वो ब्लंट ब्लेड इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर खून कैसे निकला? जब वो अपनी तलवार देखता है तो पाता है कि वो सच में ब्लंट है। अगर वो तेज तलवार होती तो बेल्डर शायद मर ही गया होता। ग्रे सही जगह पर वार करता है। बेल्डर के कई दांत उड़ जाते हैं और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। अब ग्रे उसके ऊपर खड़ा होता है, एक डरावनी प्रेजेंस के साथ। बेल्डर की हालत देखकर उसे लगता है कि अब शायद बेल्डर जिंदगी भर के लिए सुधर गया होगा, लेकिन नहीं, लगता है ग्रे ने जल्दी सोच लिया। बेल्डर अब भी नहीं माना। वो अपने चमचों को आदेश देता है कि ग्रे को मारकर गंध बना दो, लेकिन वो लोग आगे आने से डरते हैं। उन्होंने अभी अभी अपने बॉस की धुलाई देखी है, इसलिए वही हाल झेलने की कोई इच्छा नहीं है। उनमें से एक कहता है कि अगर सब एक साथ हमला करें तो ग्रे को हराया जा सकता है। वो तीनों एक साथ दौड़ पड़ते हैं और ग्रे को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन ग्रे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लोग अपनी मौत मांग रहे हैं तो ग्रे तैयार है। सब उस पर हमला करते हैं, सोचते हैं कि यहीं उसका अंत होगा। पहले तो ग्रे को इन लोगों के लिए थोड़ा अफसोस था, इसलिए उसने उन्हें बख्शने का सोचा था, लेकिन लगता है अब उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। अब उनके चेहरे ऐसे दिखते हैं जैसे किसी गुस्सैल बंदर ने उन्हें चेहरा मालिश दी हो। ग्रे को अब यह मजाक लग रहा है कि कभी ये लोग उसके लिए डर का कारण थे। उसे याद आता है कि ये ग्रुप फिलहाल सीरिया की सोर्ड्समैनशिप डोजो में स्टूडेंट्स हैं। बेल्डर मानता है कि वो उस डोजो के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने काफी समय से विजिट नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो पहले से ही पावरफुल हैं। ग्रे को इस डोजो से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वो वहां ज्वाइन करना चाहता है और वो चाहता है कि ये गूंस उसे रेफरल दें। बेल्डर मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसके मास्टर को पता चला कि वो इतनी बुरी तरह हारा तो क्या होगा। लेकिन ग्रे जानता है इन लोगों को कैसे हैंडल करना है। वो बस तलवार घुमाकर इन लोगों को डराता है, जैसे कि ना माने तो अंजाम पता है, और ये धमकी कमाल कर जाती है। बेल्डर तो इतना डर जाता है कि चीता बन जाता है। वो लिटरली रोड पर भागता है डोजो पहुंचने के लिए, अपने दोस्तों को पीछे छोड़ता हुआ। थोड़ी देर बाद वो टाउन में दाखिल होते हैं। चलते हुए बेल्डर ग्रे से पूछता है कि वो डोजो ज्वाइन क्यों करना चाहता है। पता चलता है कि इस डोजो के पास एकेडमी के लिए एक रिकमेंडेशन स्लॉट होता है। ग्रे को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब बेल्डर मैच्योर हो चुका है और समझ जाता है ग्रे का मेन गोल क्या है। एक बंदा पूछता है कि ग्रे को एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत क्यों है जब वो पहले से ही इतना पावरफुल है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ग्रे के लिए पावरफुल की डेफिनेशन क्या है। ग्रे को आज भी वो दिन याद है जब सारी इंसानियत के हीरोज एक पल में काट दिए गए थे, जैसे सुअर, और वो थे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग। हीरोज को छोड़ो, ग्रे खुद उस राक्षस को एक खरोंच तक नहीं दे पाया था, जबकि उसके पास मिस्टीरियस पावर्स थीं। बस
भगवान ही जानता है कि उस राक्षस को हराने के लिए कितनी पावर चाहिए। जब उसे वो डार्क पावर्स मिली थीं, तो उसे लगा कि वो सब कुछ तोड़ सकता है। लेकिन जो चीज उसे रोक रही थी वो थी उसकी कमजोर सोर्ड स्किल्स। वो सिर्फ कुछ ट्रिक्स जानता था जो उसने सोर्ड सेंट से सीखी थीं। काश उसने सोर्ड्समैनशिप में ट्रेनिंग की होती जैसे सोर्ड सेंट ने की थी, तो शायद वो अकेले ही पूरी लड़ाई पलट देता। शायद यही वजह है कि क्रोनोस ने उसे समय में पीछे भेजा, ताकि वो फिर से मेहनत करे और उस डार्क पावर को फिर से हासिल कर सके। थोड़ी देर बाद हमें मिलती है वो मास्टर जिसके बारे में गूंज बात कर रहे थे। वो ग्रुप को डांट रही होती है क्योंकि उन्होंने एक आम आदमी से लड़ाई की, और सबसे बड़ी शर्म की बात यह कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये वुमन है सिरिया, जो सोर्ड्समैनशिप डोजो की इंस्ट्रक्टर है। बेल्डर सफाई देने की कोशिश करता है कि वो बुलिंग नहीं कर रहे थे, वो तो सिर्फ मॉक बैटल था। बेचारे को झूठ बोलने की सजा मिलती है एक जोरदार वार से। उसका वार इतना खतरनाक होता है कि बेल्डर चांद पर पहुंच सकता था। उसके गूंज डर से कांप रहे होते हैं, बस यही सोच रहे होते हैं कि वो आज जिंदा बचें। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ एक सबक था जो सिरिया उन्हें सिखाना चाहती थी। अगर किसी निहत्थे को मारना मॉक बैटल है तो उसने भी वही किया। वो अपनी तलवार बेल्डर के चेहरे पर रखती है और उसे डोजो से निकाल देती है। सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके सारे गूंज को भी। और इस ह्यूमिलिएशन के साथ वो सब बाहर चले जाते हैं। फिर वो घूमती है, जमीन पर बैठती है और ग्रे से माफी मांगती है अपने पुराने स्टूडेंट्स की हरकतों के लिए। ग्रे माफी को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, वापस काम पर आते हैं। उसे सुनने में आया है कि ग्रे को एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन चाहिए और वो इस बात को कंफर्म करता है। बेल्डर और उसकी सेकेंड रेट टीम ने ग्रे को जो परेशान किया, उसके चलते सिरिया उसे रिकमेंडेशन देने को तैयार होती है। लेकिन पहले ग्रे को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, लकड़ी की तलवारें लेकर। सिरिया उसे पहला वार करने का मौका देती है क्योंकि वो सीनियर है, और यहीं से शुरू होता है दोनों के बीच का टकराव। दोनों इतनी तेजी से वार करते हैं कि पीछे सिर्फ उनकी सिलुएट्स ही रह जाती हैं। इस दौरान सिरिया ग्रे की स्किल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। उसे लगता है कि ग्रे की तलवारबाजी उसके एज के हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा लगता है कि वो कई बैटल्स देख चुका है। अब उसे समझ आता है कि वो गूंज कैसे हारे थे इस एक बंदे के सामने। ग्रे का स्टाइल ज्यादातर सेल्फ टॉट है, लेकिन कभी कभी उसकी मूव्स एकेडमी में सिखाई जाने वाली टेक्निक्स से मिलती जुलती लगती हैं। शायद किसी ने उसे सिखाया होगा। फिर भी उसकी टेक्निक थोड़ी कच्ची है। लेकिन एक बात पक्की है, उसके अंदर रॉ टैलेंट बहुत है, जिसे अगर सही गाइडेंस मिले तो वो बहुत आगे जा सकता है। सिरिया को मानो कोई अनमोल रत्न मिल गया हो। अब जब उसने ग्रे को पूरी तरह से असेस कर लिया है, वो आखिरी वार करने का फैसला करती है। ग्रे खुद को रेडी करता है और उसकी वॉर को पैरी कर देता है। ये मकाबरा डांस फिर से शुरू होता है। ग्रे उसके हर वॉर को ऐसे रोक रहा है जैसे उसे चोट से एलर्जी हो। सिरिया अब नर्वस हो जाती है। ग्रे की तरफ से कोई हेजिटेशन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई भी वार उसे हिला नहीं सकता। वो खुद पर गुस्सा महसूस करती है कि उसे इस मॉक बैटल में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। वो इतना ओवरवेल्म्ड हो जाती है कि डर भी महसूस करती है। एक पल के लिए उसे ग्रे कोई डिमोनिक एंटिटी जैसा लगता है जो कुछ बहुत बड़ा अनलीश करने वाला है। ग्रे का आखिरी स्विंग बहुत वाइल्ड होता है और उसके बाद उसे थकावट महसूस होती है। सिरिया सोचती है कि शायद ग्रे थक गया है और ये उसकी कमजोरी है, तो वो बिल्ली की तरह जंप करके वार करती है, लेकिन वो चेकमेट हो जाती है। दूसरी दुनिया की वर्जिल की बेटी चुप हो जाती है। वो सोचती थी कि उसने चालाकी से ग्रे को हराने वाला मूव बना लिया है, लेकिन अचानक सारी बाजी पलट जाती है। टूटी हुई लकड़ी की तलवार जमीन पर गिरती है और ग्रे खुद को हैरान पाता है। एक पल के लिए उसे लगा कि वो फिर से उसी डार्क पावर से जुड़ गया है जो उसने लिक्विडेटर के साथ लड़ते समय इस्तेमाल की थी। ये सोचकर कि उसने उसी पावर का थोड़ा सा हिस्सा अब भी इस्तेमाल किया, उसे एहसास होता है कि रिग्रेशन के बाद भी उसके पास वो पावर मौजूद है। लेकिन तभी कुछ होता है। दर्द का एक जबरदस्त झटका पूरे शरीर को पकड़ लेता है और वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है। वो खुद को संभाल नहीं पाता। सिरिया घबरा जाती है और उसकी मदद करना चाहती है।
ग्रे समझ जाता है कि उसका अभी का शरीर उस पावर को संभालने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी वो हिम्मत करके खड़ा होता है, कांपते हुए भी खुद को रोक नहीं पाता। वो कहता है कि वो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच में डूबा होता है। उसे एहसास होता है कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, और यही दिखाता है कि उसे कितनी एफिशिएंसी से अपने पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। वो सोचता है कि शायद उसे अपनी पावर्स के बारे में इस एक्सपीरियंस्ड स्वॉर्ड मास्टर को बता देना चाहिए, लेकिन सीरिया की आंखें उसे समझ नहीं पा रहीं। ग्रे स्थिति को शांत दिमाग से सोचता है और फैसला करता है कि उसे अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। आखिर कौन उसकी कहानी पर भरोसा करेगा? और फिर यह भी तो नहीं कि वो अपने डार्क पावर्स को अभी कंट्रोल करके दिखा सके। इसलिए वो एक सीधा साधा एक्सक्यूज बनाता है कि उसने बस खुद को ज्यादा थका लिया था, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है ग्रे की बात पूरी तरह बेवकूफी है। सीरिया को समझ आता है कि ग्रे कुछ छुपा रहा है। वो अपनी टूटी हुई तलवार की नोक ग्रे की ओर करती है और पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। ग्रे उसका सवाल टालने की कोशिश करता है। सीरिया समझ जाती है कि ग्रे अभी कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए वो भी जबरदस्ती नहीं करती, बल्कि वो उसका डिसीजन रिस्पेक्ट करती है और उससे पूछती है कि क्या वो सच में एकेडमी रिकमेंडेशन चाहती है। ग्रे इस बात की पुष्टि करता है और कहता है कि उसने सुना है कि वो उसकी मदद कर सकती है। सीरिया इनकार नहीं करती। वो कहती है कि उसके पास अथॉरिटी है रॉयल एकेडमी ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप में रिकमेंडेशन देने की, जो उनके देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। लेकिन फिर वो कुछ ऐसा कहती है जो ग्रे के दिल को चीर देता है। वो कहती है कि ग्रे उस एकेडमी के लिए सूटेबल नहीं है। उसके ठंडे शब्द किसी तलवार से ज्यादा तेज चोट करते हैं। ग्रे अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगता है, सोचने लगता है कि वो शायद वाकई में काबिल नहीं है। उसका आखिरी वार ही बस एक चीज थी जो उसने इस लड़ाई में अच्छा किया। लेकिन सीरिया अब भी खत्म नहीं हुई है। वो आगे कहती है कि ग्रे को रॉयल एकेडमी नहीं बल्कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी जाना चाहिए। ये तो जैसे कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये सुनकर ग्रे के होश उड़ जाते हैं। वो एकेडमी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे टफ एकेडमी है। वो वही जगह है जिसने सबसे मजबूत बैटल स्क्वाड बनाए, जैसे कि स्वॉर्ड सेंट एमी को। ग्रे तुरंत सीरिया से पूछता है कि क्या वो वाकई उस जगह के लायक है भी या नहीं, लेकिन सीरिया उसके सारे एक्सपेक्टेशंस तोड़ देती है। वो कहती है कि अभी के ग्रे के पास कोई चांस नहीं है उस एकेडमी में दाखिल होने का। सीरिया जानती है कि ग्रे खुद भी अपने कमजोर शरीर के बारे में अनश्योर है। अगर बात रॉयल एकेडमी की हो तो शायद ग्रे अपने स्वॉर्ड स्किल्स के दम पर कोई मिरेकल कर सकता है, लेकिन वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के लिए यह मुमकिन नहीं है। अगर ग्रे ने मेहनत नहीं की तो उसका गेम ओवर है। सीरिया भी हैरान होती है कि इतने जबरदस्त स्वॉर्ड टैलेंट के बावजूद ग्रे का शरीर बहुत कमजोर है। अब ग्रे को जेन्युइनली डर लगने लगा है, क्योंकि उस एकेडमी में जो ओपोनेंट्स होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। वो जानता है कि इस शरीर के साथ वो वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा। सीरिया उसके चेहरे पर उदासी देखती है और कहती है कि वो बहुत जल्दी हार मान जाता है, जबकि अभी भी 9 महीने बाकी हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ग्रे फिर भी खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है कि ये वक्त भी कम है, लेकिन सीरिया उसे एक मौका देती है। वो कहती है कि अगर ग्रे उस पर 9 महीने भरोसा करे तो वो उसे नर्क से भी बुरी ट्रेनिंग से गुजारेगी। लगता है अब ग्रे की हालत होने वाली है डेविड गॉगिंस जैसी, 3 अल्ट्रा मैराथन और 6000 पुलअप्स। ग्रे मानता है कि उसे तकलीफ पसंद नहीं, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वो खुद को ट्रेनिंग के लिए रेडी घोषित करता है और उम्मीद करता है कि सीरिया उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। सीरिया को ग्रे का यह डिटर्मिनेशन पसंद आता है। शुरू में सबको लगता है कि अब चीजें सही हो रही हैं, लेकिन तभी माहौल डरावना हो जाता है। वर्जिल की बेटी जोर से ऐलान करती है कि ग्रे की हेलिश ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ग्रे की एगनाइजिंग ट्रायल्स शुरू होती हैं। वो गोकू की तरह ट्रेन करता है और सच में गोकू की तरह खाता भी है। सीरिया उसे बल्किंग फेज में डालती है। उसे अजीब अजीब खाना भी दिया जाता है, लेकिन टीचर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती। उनकी स्वॉर्ड ड्यूल्स वैसे ही जारी रहते हैं ताकि उसकी टेक्निक्स तेज हो जाएं, और फिर 8 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। ग्रे को अब एक नया शरीर मिलता है, मजबूत और कट्स वाला।
सीरिया खुद भी उसकी बॉडी देखकर एडमायर करती है। अब तक उसने ग्रे को सिखाने के लिए जो कुछ था सब दे दिया है। अब ग्रे रियल दुनिया में जाने के लिए तैयार है, लेकिन सीरिया की इजी गोइंग एटीट्यूड ग्रे को कंफ्यूज्ड कर देती है, क्योंकि अभी एग्जाम में 1 महीना बाकी है। सीरिया उसे याद दिलाती है कि उसे एग्जाम लोकेशन तक ट्रैवल भी करना है और इसमें टाइम लगेगा, इसलिए उसे जल्दी निकलना होगा। एक आखिरी तोहफे के रूप में सीरिया उसे पैसों की थैली देती है ताकि उसका सफर आसान हो जाए और उसके खर्च कवर हो सकें। अब यही होती है असली टीचर। लेकिन ग्रे अब भी जल्दी रवाना होने से अच्छा महसूस नहीं कर रहा। उसे लगता है कि उसकी टीचर उसे ऐसे भेज रही है जैसे वो कोई बोझ हो। सीरिया उसके इस जवाब पर मुस्कुराती है और सोचती है कि ग्रे बात को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। अचानक ग्रे एक रूमर का जिक्र करता है, पास ही में एक ओजर का घोंसला है। यह सुनकर सीरिया का ध्यान खींच जाता है। ग्रे उसे बताता है कि गांव पूरी तरह असुरक्षित है क्योंकि वहां कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। सीरिया इसकी पुष्टि करती है कि उस नेस्ट की जानकारी उन्हें एक स्काउट से मिली है और यह सच है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है कि सब ठीक रहेगा। अगर सबसे बुरा हुआ तो वो रॉयल कैपिटल से मदद मंगा लेंगे। ग्रे को शक है कि वो उसे झूठी तसल्ली दे रही है ताकि वो फोकस कर सके। उसे पक्का यकीन है कि रॉयल कैपिटल कभी भी ऐसे छोटे गांव की मदद के लिए नहीं आएगा और जब गांव पर हमला होगा तो सब तबाह हो जाएगा। पिछली जिंदगी में भी यही हुआ था। सैरा उस लड़ाई में अकेली गई थी और वहीं मारी गई। ग्रे ये बात उसे नहीं बताता, बस चुपचाप टीचर को धन्यवाद कहता है और जाने का फैसला करता है। सीरिया मुस्कुराती है और अपने स्टूडेंट को शुभकामनाएं देती है। कुछ दिनों बाद हमें दिखता है कि सीरिया खुद उस खतरनाक रास्ते से जाती है ताकि वो नेस्ट का पता लगा सके। रास्ते में पेड़ों पर इंसानों के कंकाल लटके हुए होते हैं, एक डरावनी चेतावनी की तरह। सीरिया स्काउट की दी हुई जानकारी के आधार पर ट्रेस करती है और खून की लकीर देखकर जान जाती है कि खतरा पास है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, उसे एक जानी पहचानी आवाज चौंका देती है। उसका स्टूडेंट उसे पुकारता है। ग्रे पेड़ की शाखा पर बैठा पूछता है कि उसकी प्यारी टीचर इतनी रात को कहां जा रही है। सीरिया उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो यहां क्या कर रहा है जब उसे एकेडमी की तैयारी करनी चाहिए थी। ग्रे जमीन पर उतरता है और कहता है कि यह सवाल तो उसे सीरिया से करना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि वो नेस्ट की फिक्र नहीं करेगी और इसे रॉयल कैपिटल पर छोड़ देगी। सीरिया सफाई देती है कि रॉयल कैपिटल ने हेल्प करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने खुद ही मिशन ले लिया। उसे अपनी तलवारबाजी पर भरोसा है और उसे लगता है कि जो भी उस नेस्ट में है वो उसे हरा सकती है। स्काउट की रिपोर्ट के अनुसार वहां एक एलीट ओजर है और उसके साथ करीब 50 छोटे मॉन्स्टर्स हैं। वो जानती है कि इतनी संख्या में लड़ना मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटेगी। ग्रे मानता है कि एक एलीट ओजर अकेले में उतना खतरनाक नहीं है, खासकर किसी सीरिया जैसी औरत के लिए। लेकिन समस्या होती है ओजर्स की स्ट्रैटेजी और उनकी संख्या। अगर वो लोग सीरिया को चारों ओर से घेर लें तो वो भी मारी जाएगी। ग्रे को अपने पिछले जीवन की नॉलेज है और उसे पूरा विश्वास है कि अगर सीरिया अकेली गई तो उसकी मौत तय है और फिर गांव भी बच नहीं पाएगा। यही सोचकर ग्रे उससे कहता है कि वो साथ चलना चाहता है, लेकिन सीरिया साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो खुद लड़ सकती है। ग्रे फिर से उसे मनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि कहता है कि उसे रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए। वो उसे गिल्ट ट्रिप भी करता है, पूछता है कि क्या उसे लगता है वो बोझ बनेगा। सीरिया उसकी बात को अब्सर्ड कहती है। वो कहती है कि मॉक बैटल्स में तो ग्रे अब उसे भी टक्कर देता है, लेकिन फिर भी रियल बैटल एकदम अलग होती है, खासकर ऐसी जगह जहां पूरा मॉन्स्टर नेस्ट है। वो नहीं चाहती कि ग्रे अपनी जान खतरे में डाले जब तक उसके पास ज्यादा अनुभव ना हो। ग्रे ये सब सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि सीरिया अपनी बात से टस से मस नहीं हो रही। फिर ग्रे आखिरी उपाय अपनाता है। वो सीरिया को सीधे एक चैलेंज दे देता है। कहता है कि वो उससे लड़ेगा और अगर जीत गया तो उसे जाने देगा। माहौल टेंस हो जाता है। ग्रे ने अपनी मास्टर को असली लड़ाई के लिए ललकारा है। उसकी तलवार उसकी ओर तनी होती है। सीरिया समझ जाती है कि उसका स्टूडेंट भी उतना ही जिद्दी है जितनी वो है। वो हार मान लेती है,
कहती है कि वो अकेला नहीं जाएगा, वो दोनों मिलकर लड़ेंगे। सीरिया बस यही चाहती है कि ग्रे सही सलामत वापस आए, और हां, द वन पीस इज रियल। अब दोनों मिलकर जंगल में घुसते हैं मॉन्स्टर्स का सामना करने। रात गहराती जाती है और आखिरकार दोनों को नेस्ट मिल जाता है। वो इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स अपने एनवायरनमेंट का सही फायदा उठाते हैं। उनका घोंसला ऐसा है कि एक बार अंदर घुसो तो बाहर निकलने की कोई जगह नहीं होती। सीरिया सोचती है कि मॉन्स्टर्स को खुद पर बहुत भरोसा है। ग्रे कहता है कि ये एक्चुअली उनके लिए डिसएडवांटेज है, उन्हें बहुत सावधानी से लड़ना होगा। दूर से ऑब्जर्व करते हुए सीरिया हैरान होती है कि बॉस मॉन्स्टर कहीं दिख नहीं रहा। शायद वो टेंट के अंदर छुपा है। अगर ऐसा है तो उनके पास मौका है छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म करने का। बैटल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सीरिया ग्रे को कहती है कि वो एक तरफ से मॉन्स्टर्स को मारे और वो दूसरी तरफ से। जैसे ही स्ट्रेटेजी तय होती है, दोनों अपनी तलवारें लेकर दौड़ते हैं। लड़ाई शुरू होती है। इससे पहले कि मॉन्स्टर्स समझ पाते कि हो क्या रहा है, सीरिया एक के सिर पर सीधा वार कर देती है। उसका सिर फुटबॉल की तरह उछलकर जमीन पर गिर जाता है। पहला मॉन्स्टर गिरते ही बाकी सब गुस्से में दहाड़ने लगते हैं, एक दूसरे को आवाज देकर हमला करने की तैयारी करते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ग्रे अब बीस्ट मोड में चला गया है। वो अकेले ही कई मॉन्स्टर्स को एक ही वार में काट डालता है। सीरिया भी पीछे नहीं है, वो भी अपने पिता वर्जिल से सीखी हुई स्किल्स दिखा रही है। दोनों एक परफेक्ट ड्यूओ की तरह एक दूसरे की बैक प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ ही मिनटों में सामने दिखने वाले सारे मॉन्स्टर्स को वो दोनों खत्म कर देते हैं। सीरिया को ग्रे की रियल फाइट में डिटर्मिनेशन देखकर काफी प्रभावित महसूस होता है। ग्रे अपने मास्टर को वार्न करता है कि अब भी सतर्क रहें। ग्रे को एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है। सब कुछ बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। इतनी बड़ी लड़ाई में अगर यही लेवल था तो सीरिया अकेले भी सबको हरा सकती थी। और यहीं से उसे अनईजी फीलिंग आती है, क्योंकि टेंट के अंदर जो भी है वो इन सब से कहीं ज्यादा डरावना है। और तभी टेंट के अंदर से एक जोड़ी लाल आंखें चमकती हैं, दूर से ग्रे को घूरती हैं। जैसे ही ग्रे की नजर उस क्रीचर की आंखों से मिलती है, उसका शरीर कांपने लगता है। उसकी आत्मा तक डर जाती है। वो सीरिया से चिल्लाकर कहता है, हमें अभी के अभी भागना होगा। सीरिया समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, लेकिन ग्रे की आवाज में जो डर होता है वो उसे सीरियसली लेती है और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है। आपको लग रहा होगा कि शायद वो दोनों बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि तभी आसमान से एक भयानक मॉन्स्टर उनके सामने कूदकर जमीन पर उतरता है। ग्रे डर से थरथराता है जब वो राक्षस जमीन पर पैर जमाता है और सामने खड़े हो जाता है। सीरिया शॉक्ड होती है, कहती है कि बॉस मॉन्स्टर खुद उनके पास आ गया है। लेकिन तभी ग्रे एक बड़ा राज खोलता है, ये बॉस नहीं है। और जैसे ही वो असली बॉस का नाम लेने ही वाला होता है, पीछे से एक और जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। ये आवाज इतने ज्यादा इंटेंसिटी से आती है कि सारा के कान सुन्न हो जाते हैं। लेकिन ओजियर्स के लिए ये दहाड़ किसी बैटल सिग्नल की तरह काम करती है। वो सब पागलों की तरह हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारा का शरीर डर से कांपता है। वो अपनी सेंसेस को समझ ही नहीं पाती। सामने जो क्रीचर है वो एक एलीट ओगर से भी ज्यादा खतरनाक है और वही सबको कमांड दे रहा है। ग्रे फाइनली रिवील करता है, ये ओगर जनरल है। यही है असली बॉस। अब दोनों चारों तरफ से घिर चुके हैं। आगे है एलीट ओगर और पीछे है पूरी हॉर्ड और उनका जनरल। सारा जानती है कि ऐसे दुश्मन से वो नहीं लड़ सकते। उनका बस एक ही रास्ता है, जो सामने एलीट ओगर खड़ा है उसे मारकर रास्ता बनाना। वो तुरंत उस पर चार्ज करती है और उसके बॉडी पर एक तेज कट लगाती है। खून निकलता है, लेकिन उसका डर और बढ़ जाता है जब वो देखती है कि क्रीचर का जख्म खुद ही भरने लगता है। उधर ग्रे अकेले ही दर्जनों मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और अपने मास्टर को बताता है कि ओजियर जनरल की दहाड़ से बाकी मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ और हीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी वो लोग अब एक स्टीरॉयड वर्जन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ग्रे के लिए अब एक नॉर्मल मॉन्स्टर को भी मारना मुश्किल हो रहा है। ग्रे एक मॉन्स्टर को काटते हुए सैरा को कहता है कि उसकी पीठ का ध्यान रखे और बस थोड़ा टाइम डिले करे। सैरा पूछती है कि आखिर उसका क्या मिरेक्युलस प्लान है। ग्रे कहता है कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक रास्ता है,
उस सबसे बदसूरत मॉन्स्टर को मारना जो सबके पीछे छुपा है। अब ये फाइट सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी की भी बन चुकी है। ग्रे अपनी तलवार से एक मॉन्स्टर के वार को रोकते हुए दूसरे की ओर बढ़ता है। उसका फोकस है एक सीधी पाथ बनाना ताकि वो अपने टारगेट तक पहुंच सके। लेकिन इस बीच वो इतना जोर लगाता है कि उसकी तलवार टूट जाती है। अब उसके पास उसका मेन हथियार नहीं बचा। वो अगले मॉन्स्टर के डाउनवर्ड वार से बचता है और जल्दी से अपना स्पेयर सोर्ड निकालता है। हाँ भाई, प्रिपेयर्ड रहता है। उसके पास दूसरा सोर्ड होता है, लेकिन उसे चिंता होती है कि यह सोर्ड भी ज्यादा देर नहीं चलेगा। तभी उसकी मास्टर उसे अपनी स्पेयर सोर्ड फेंकती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। अब उसके पास दोनों हाथों में तलवार होती है और लड़ने की एक और चांस भी। लेकिन फिर भी यह काफी नहीं है। मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हैं और उन तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। ग्रे अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और एक सुपर स्पीड स्लैश से कई दुश्मनों को काटता है। लेकिन जैसे ही वो मोमेंटम बनाता है, एक ओगर उस पर हमला करता है। ग्रे जैसे तैसे डॉज करता है और ब्लॉक करता है। अब उसकी हालत पतली होती जा रही है। तभी ओगर जनरल दूसरी बार जोर से दहाड़ता है और ग्रे के लिए तो जैसे ये नाइटमेयर बन जाता है। सारे मॉन्स्टर्स को फिर से पावर बूस्ट मिल जाता है। ग्रे समझ जाता है कि अब ये राक्षस उसकी स्ट्रैटेजी को समझ चुका है और अब वो बार बार दहाड़ रहा है ताकि बाकी मॉन्स्टर्स को फाइट के लिए मोटिवेट करता रहे। ग्रे एक मॉन्स्टर का वार ब्लॉक करता है और बाकी सबको धक्का देता हुआ आगे बढ़ने लगता है। उसके सामने एक और हॉर्ड तैयार है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को काटता है जो सीधे रास्ते में हैं। फिर भी इतने सारे मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए उसके शरीर पर चोटें और कट्स हो जाते हैं। वो थकने लगता है, उसका खून बह रहा है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। एक मॉन्स्टर उसे पीछे से पकड़ लेता है और ग्रे को जमीन पर गिरा देता है। अब उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। मॉन्स्टर्स ने उसे जकड़ लिया है, लेकिन इतने गुस्से में आकर वो लोग कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाते। एक ओजार गलती से अपने ही साथी को काट देता है। ग्रे को लगता है कि शायद इनका प्लान उसकी तलवारें तोड़ने का है। तभी एक एक्स्ट्रा बल्कि ओगर एक बड़ा पंच लेकर आता है उसके सिर को कुचलने के लिए। अब या तो ग्रे बच जाए या मर जाए। ग्रे अपनी तलवार से उस वार को थोड़ा ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी वो इतना जोरदार होता है कि वो जमीन में जा गिरता है। ग्रे की हालत अब बहुत गंभीर है। वो जमीन पर गिरा होता है, जिंदा तो है लेकिन बुरी तरह टूटा हुआ। पिछला वार उसकी स्पेयर तलवार को भी तोड़ चुका है। अब उसके पास बस एक आखिरी तलवार बची है और लड़ने के लिए दर्जनों ओगर्स बाकी हैं, साथ में उनका जनरल भी। यानी उसके पास ज्यादा चांस नहीं है। रिग्रेशन के बावजूद ग्रे को अब पूरी सच्चाई समझ में आ गई है। वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता। इतने सारे खून के प्यासे मॉन्स्टर्स उसके शरीर को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो अब वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है। वो सीरिया की तरफ चिल्लाता है, भागो, मैं तुम्हारे लिए डिकॉय बन जाऊंगा। सीरिया ये सुनकर मुस्कुराती है, लेकिन साफ मना कर देती है। वो अब भी एलीट ओजियर से लड़ रही है, लेकिन ग्रे को समझ नहीं आता कि उसने अब तक क्यों नहीं भागा। वो उसे फिर से कहता है कि भाग जाए, वो बाद में आ जाएगा। लेकिन सीरिया सच्चाई बताती है, मैं भाग नहीं सकती। वो दिखाती है कि उसकी जांघ में बहुत गहरी कट लगी है। ये देखकर ग्रे की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब भागने का रास्ता भी बंद हो गया है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत की तरफ बढ़ना। ग्रे गुस्से में तलवार झुलाता है और सोचता है कि उसने दोबारा जीवन क्यों पाया था। क्या सब कुछ बस यूं ही खत्म हो जाएगा? लेकिन तभी उसका आखिरी स्वॉर्ड भी टूट जाता है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा और फिर भी ग्रे हार मानने से इनकार करता है। वो सोचता है, काश मैं उस फ्यूचर वाली पावर को फिर से इस्तेमाल कर पाता। वो सोचता है कि अगर वो उस डार्क पावर का थोड़ा सा भी हिस्सा दोबारा चैनल कर पाए तो वो इन सारे मॉन्स्टर्स को चीर सकता है। वो उस फीलिंग को याद करता है जब उसने पहली बार उस ब्लैक एनर्जी को महसूस किया था। वो अपने टूटे हुए सोर्ड को जोर से पकड़ता है और एक मेडिटेशन वाली स्टेट में चला जाता है। फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, ग्रे अब पहले जैसा इंसान नहीं रहता। एक अकेली डार्क बर्निंग स्लैश से वो सारे ओजर्स को राख बना देता है। सीरिया को कुछ समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन दिखता है कि ग्रे कंट्रोल में है क्योंकि वो मुस्कुराता है, एक राहत भरी मुस्कान।
अगले कुछ सेकंड में ग्रे हर एक क्रीचर को काट डालता है, यहां तक कि ओगर जनरल को भी। सिरिया अब भी एलीट ओगर से लड़ रही होती है, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि ओगर जनरल की मौत के साथ ही सारे क्रीचर्स की एबिलिटीज खत्म हो गई हैं। अब एलीट ओजर के पास कोई रिजेनरेट करने की ताकत नहीं है। सिरिया एक जबरदस्त कट से उसे भी मार गिराती है और कहती है, तू अपने मालिक के बिना कुछ भी नहीं है। आखिरकार वो दोनों जीत जाते हैं। दोनों ने मिलकर इस नामुमकिन सी लड़ाई में जीत हासिल की। ग्रे अपने टीचर से उसके सोर्ड के टूटने पर माफी मांगता है। सिरिया कहती है, इससे बड़ी बात यह है कि तुमने मेरी जान बचाई। सिरिया उस टूटी हुई तलवार को उठाती है और ग्रे से सवाल करने ही वाली होती है कि उसने अंत में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, लेकिन तभी ग्रे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सिरिया घबराकर उसका नाम चिल्लाती है। अब सीन ग्रे के अंदर की दुनिया में जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस में। वो इधर उधर देखता है और एक बड़ा सा जंजीरों में बंधा हुआ दरवाजा देखता है जो हवा में तैर रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उस दरवाजे से वही डार्क एनर्जी निकल रही होती है जो वो अपनी पावर में इस्तेमाल करता है। उसे एहसास होता है, ये मेरी अपनी पावर है। अब उसके मन में सवाल आता है, अगर मैं इस दरवाजे को तोड़ दूं तो क्या होगा? क्या मैं इस शक्ति को पूरी तरह अपना बना पाऊंगा? ग्रे निश्चय करता है कि वो दरवाजे की ओर कदम बढ़ाएगा, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम आगे रखता है, उसके शरीर में मौत जैसा डर दौड़ जाता है। वो पूरी तरह डर से भर जाता है, उसकी आत्मा तक कांपने लगती है और वो पीछे हट जाता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है, अगर उसने अभी इस पावर को छेड़ा तो उसकी मौत पक्की है। और ये सिर्फ कोई डर नहीं है, ये इतना भयानक था कि ग्रे की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसी बीच एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वो ग्रे को उसकी समझदारी पर तारीफ देती है कि उसने अभी उस पावर का रास्ता नहीं चुना। और इससे पहले कि वो कुछ और समझे, ग्रे एकदम से जाग जाता है बिस्तर पर, डर के मारे पसीने पसीने। उसकी मास्टर उसके पास होती है, जो बहुत खुश होती है कि वो अब ठीक है। ग्रे पूछता है, मैं कहां हूं? सिरिया बताती है कि वो उसे विलेज के इन्फर्मरी में ले आई थी और ग्रे को होश में आने में पूरे 5 दिन लग गए। और शुक्र है, ये टिपिकल 3 दिन वाला क्लीशे नहीं है। सिरिया को सच में डर था कि ग्रे नहीं बचेगा। ग्रे खुद भी शॉक्ड है कि उसे ठीक होने में 1 हफ्ता लग गया। सिरिया मानती है कि ग्रे ने उस लड़ाई में सारी हदें पार कर दी थीं। वो सच में एक चमत्कार था, लेकिन अब भी उसे चिंता है ग्रे के शरीर की हालत को लेकर। वो पूछती है कि क्या वो ठीक से हिल पा रहा है। ग्रे अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो बेयरली मूव कर पा रहा है और इस हालत में तो तलवार पकड़ना तो दूर, कुछ भी नहीं हो सकता। वो मजाक में सोचता है कि इस हाथ से अब तो खैर कुछ पर्सनल काम भी नहीं हो सकते, मतलब ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके हाथ में एक गहरा निशान होता है जो लड़ाई के बाद बचा था। सिरिया उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है। ग्रे मानता है कि वो अभी बिल्कुल हेल्पलेस है। सिरिया भी कहती है कि उसका हाथ जल्दी ठीक नहीं होगा, बल्कि उसकी हर एक हड्डी चूर चूर हो चुकी है। ग्रे को यह सुनकर झटका लगता है, क्योंकि उसे तो दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। सिरिया बताती है कि यह सब उस मैजिक पोशन की वजह से है जो उसे दी गई थी। ग्रे दंग रह जाता है। वो पोशन बहुत महंगी होती है और उसे दी गई। सिरिया कहती है कि फिक्र मत कर, विलेज चीफ ने उन्हें वो पर्सनली इनाम में दी थी। ग्रे को भरोसा नहीं होता, वो तो चीफ को ठीक से जानता भी नहीं था और उसे इतना बड़ा इनाम। सिरिया कहती है, तू समझ नहीं रहा, तुम अब ऑफिशियली गांव के हीरो हो, गांव के रक्षक। ग्रे को समझ नहीं आता कि वो इतना स्पेशल क्यों माना जा रहा है। तभी विलेज चीफ खुद कमरे में आ जाता है और ग्रे को धन्यवाद कहता है उसके साहस और बहादुरी के लिए। वो बताता है कि ओगर जनरल इतना ताकतवर होता है कि उसे हराने में पूरा गांव लग जाता है और ग्रे ने अकेले उसे मारकर सबको बचा लिया। चीफ उसे बताता है कि उसकी वजह से अब गांव को कोई खतरा नहीं है। ग्रे इतनी तारीफ से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि शायद लोग थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, लेकिन चीफ कहता है कि वो खुद अपने काम को कम आंक रहा है। फिर ग्रे सोचता है शायद चीफ सही कह रहा है।
उसे याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में यही गांव ओजर्स के हमले में जलकर खाक हो गया था और अब सब कुछ बच गया है। ग्रे समझ जाता है कि ये जो उसने किया है वो वाकई में बहुत बड़ा है। चीफ उसकी बातों को लंबे में समझाना चाहता है, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान ग्रे के अगले मिशन पर है, वर्ल्ड यूनियन एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम। तभी ग्रे को याद आता है वो मॉन्स्टर्स को मारने चला गया था और अब एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ 2 दिन दूर है और वहां पहुंचने में ही पैदल 3 दिन लगते हैं। ग्रे के पास सिर्फ एक रास्ता है, घोड़ा, लेकिन वो बिल्कुल भी अमीर नहीं है। तो वो चीफ से एक घोड़ा मांगता है। चीफ पहले से तैयार था, उसने पहले ही उसके लिए सबसे तेज घोड़ा अरेंज कर रखा था। सीरिया मुस्कुराकर बताती है कि अगर ग्रे नहीं जागता तो भी वो उसे एग्जाम पर ले जाते। कुछ लोग सच में आपको तब भी सपोर्ट करते हैं जब आप खुद को लायक नहीं समझते, और ग्रे को ऐसे ही लोग मिले हैं। ग्रे इन्फर्मरी से बाहर आता है और पूरा गांव उसका नाम पुकार रहा होता है। सब उसकी सफलता की दुआ कर रहे होते हैं। गांव के लोग उसे पैसों की थैली भी देते हैं। सबने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया ताकि ग्रे एग्जाम की फीस भर सके और एकेडमी में रह सके। ग्रे उन सबके प्यार और सपोर्ट से भावुक हो जाता है। वो मजाक में कहता है, अगर मैं फेल होकर वापस आया तो बहुत शर्मिंदगी होगी, लेकिन सीरिया को पूरा भरोसा है कि उसका स्टूडेंट पास होगा। ग्रे अब भी अपने घायल हाथ को लेकर चिंतित है। वो अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन सीरिया कहती है, अपना लेफ्ट आर्म इस्तेमाल करो। वो कहती है कि ग्रे इतने स्किल्ड है कि वो एक हाथ से भी कमाल कर सकता है। ग्रे कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम का लेवल बहुत हाई होगा और एक हाथ से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन सीरिया कहती है कि एकेडमी के एग्जामिनर्स बहुत समझदार होते हैं। अगर उन्हें टैलेंट दिखेगा तो वो उसे जरूर चुनेंगे। ग्रे अपने घोड़े पर चढ़ता है और सीरिया पूरे भरोसे से कहती है, तुम पास होगे, बस यही एक रास्ता है। ग्रे भी उसे थैंक्स कहता है और वादा करता है कि वो फेल नहीं होगा। उसे खुशी है कि पिछली जिंदगी में जो गांव जल गया था, अब उसे और गांव वालों को दूसरा मौका मिला है। दुनिया अब बदल रही है और ग्रे अब इस बदलाव का हिस्सा बनेगा। फिर सीन कट होता है, ग्रे एकेडमी के गेट पर पहुंच चुका है। सामने है वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की भव्य इमारत। अरीना में एक एग्जामिनर सबको टिकट्स बांटने की घोषणा करता है। हजारों एप्लीकेंट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ 20 को चुना जाना है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि कभी 50 लोग सिलेक्ट होते थे, कभी सिर्फ 1, यानी कोई फिक्स रूल नहीं है। तभी प्रोफेसर एरियल स्टेज पर आती है। वो सबको बताती है कि उन्हें अपनी टिकट्स कलेक्ट करनी है। एक स्नैप में मैजिक पोर्टल खुलता है और हर कैंडिडेट के हाथ में एक टिकट आ जाता है। ग्रे का नंबर होता है 5-13 और उसे फेंसिंग कोर्स में डाला गया है। एरियल बताती है कि एकेडमी को किसी की एज, जेंडर, क्लास कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो सिर्फ टैलेंट देखती है। ग्रे थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास आज तलवार नहीं है और फिर भी उसे फेंसिंग में डाला गया है। एरियल बताती है कि उन्होंने सभी को उनके लुक्स देखकर कोर्स असाइन किया है। ग्रे और बाकी कैंडिडेट्स को शक होता है कि शायद एकेडमी ने उनके बारे में पहले से जानकारी ले रखी है, या शायद वो माइंड रीडिंग मैजिक इस्तेमाल करते हैं। फिर एरियल सबका एग्जाम स्केड्यूल बताती है और ग्रे का एग्जाम पहले ही दिन होता है। मतलब उसके हाथ के ठीक होने का कोई वक्त नहीं मिला। वो प्रार्थना करता है कि उसका हाथ किसी तरह चमत्कारी रूप से ठीक हो जाए, लेकिन अगले दिन कुछ नहीं होता। उसका हाथ अब भी काम नहीं कर रहा होता। फिर भी उसे लड़ाई में उतरना होता है। ग्रे का नाम बुलाया जाता है और वो मैदान में उतरता है। वो खुद को शांत करता है और अपना लेफ्ट आर्म चेक करता है। वो ठीक से काम कर रहा है। उसकी स्ट्रैटेजी है एग्जामिनर की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना और कोई मौका निकालना। वो देखता है कि दूसरे कैंडिडेट्स कैसे लड़ रहे हैं। एक लड़का एग्जामिनर पर हमला करता है, लेकिन एग्जामिनर आराम से उसकी हर चाल को ब्लॉक कर देता है और उसे हवा में उछालकर बाहर कर देता है। ग्रे जानता है कि उसका मुकाबला टफ है, लेकिन फिर भी उसे कुछ करना होगा। उसका मास्टर का एक लेसन उसे याद आता है कि सिर्फ हाथ नहीं, पूरे शरीर का इस्तेमाल करो। ग्रे एग्जामिनर पर पहला वार करता है और एग्जामिनर उसे डॉज कर लेता है। ग्रे को लगता है कि उसका यूजुअल स्टाइल काम नहीं कर रहा, लेकिन जब एग्जामिनर पलटकर वार करता है, ग्रे हैरान होता है। वो उस सोर्ड की डायरेक्शन को बिल्कुल साफ देख पा रहा है। वो उस वार को ब्लॉक कर देता है।
ग्रे सोचता है, ये एग्जामिनर सिरिया जितना स्किल्ड नहीं है। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग याद रखूं तो शायद मैं कोई मौका निकाल सकूं। ग्रे एक बार फिर फुल फोर्स में एग्जामिनर पर चार्ज करता है और एग्जामिनर थोड़ा पीछे हटने लगता है। ग्रे को अब भरोसा होने लगता है वो उसे हरा सकता है।